हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग फार्म मेकेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जाने थे फार्म पावर क्या होता है और कितने तरह का फार्म पावर हमारे खेतों में अवेलेबल होता है। जनरली फार्म पावर को दो भागों में क्लासिफाई किए थे, स्टेशनरी और मोबाइल। और वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे ह्यूमन पावर के बारे में, एनिमल पावर के बारे में, मैकेनिकल पावर के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में, पावर टिलर के बारे में एंड सो ऑन। बहुत सारे मशीन्स के बारे में डिस्कस किए थे कि किन मशीन से कितना पावर हमको मिलता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में। फार्म मैकेनाइजेशन क्या होता है और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, व्हाट आर द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन एंड व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ अ फार्म मैकेनाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप इन दो इमेज से आप ये ये जो दो इमेज है, यहाँ से हमको ये जाहिर होता है कि ये जो पहला इमेज है, यहाँ पे भी मेरा वर्क हो रहा है और दूसरे इमेज में भी मेरा कुछ वर्क हो रहा है। लेकिन जो मेरा दूसरा इमेज है, यहाँ पे पावर अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। पावर अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा है क्योंकि यहाँ मशीन्स है, बड़े बड़े मशीन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। तो पावर अवेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का भी यूज किया जा रहा है। लेकिन जब हम फर्स्ट इमेज को देखते हैं तो मुझे मालूम चलता है कि यहाँ पे पावर अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन पावर ही अवेलेबल है। और हम लोग ह्यूमन पावर के बारे में पढ़े हैं कि ह्यूमन पावर जो होता है लेस इफिशिएंट होता है, इसके बारे में जो चीजें जाने। साथ ही साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं किया गया है। वही ट्रेडिशनल मेथड्स को हम लोग यूज करके एग्रीकल्चर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस टू इमेज, ये पहला इमेज हमको शो करता है, शो फार्मिंग मेथड को शो तो करता है, लेकिन ये एक मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं है। लेकिन दूसरा मेथड जो है ये मैकेनाइज्ड फार्मिंग है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं, मैकेनाइज्ड फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग होता है, टेक्निक होता है जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च को यूज करके खेती करते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में क्लियरली देख पा रहे हैं। चलिए तो डेफिनेशन पे चलते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया कि फार्म मैकेनाइजेशन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी in agriculture operation to do a job in a better way to improve productivity। कहने का मतलब है कि जब हम लोग खेती करने के तरीकों में इंजीनियरिंग को अप्लाई कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर लेते हैं, ताकि कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को हम एक बेटर वे में परफॉर्म कर पाए, ताकि मेरा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो पाए, तो इस प्रोसेस को, इस एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं फार्म मैकेनाइजेशन, या कहिए मैकेनाइज्ड फार्मिंग। ठीक है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि केवल आप खेतों में बिग मशीन या ट्रैक्टर का यूज कर ले तो वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, ऐसा नहीं है। बल्कि वहां पर आप कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, कितना काम को आप आसान बना रहे हैं, कितना प्रोडक्टिविटी आपके खेतों से निकल रहा है, बढ़ रहा है, कितना खेतों में पावर अवेलेबल है, ये सारा चीज तय करता है कि मेरा जो खेती का विधि है वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग वे में है या नहीं है। चलिए, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैकेनाइजेशन। जो मेरा फार्म मैकेनाइजेशन जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई पहले मैन्युअली वर्क करता था और आज वो तुरंत टेक्नोलॉजी का यूज कर ले, ऐसा नहीं है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। और डिफरेंट स्टेजेस की बात करें तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले है मैनुअल। मैनुअल में क्या था, पुराने समय में जो मेरा खेती होता था, जनरली लोग
खुद से खेती करते थे, उसमें एनिमल्स का भी यूज नहीं करते थे, वो खुद अपने हाथों से करते थे। लेकिन थोड़ा जैसे ही उसको थोड़ा सा और नॉलेज हुआ, तो वो मैनुअल टूल्स का यूज करने लगे। मतलब जो छोटे मोटे औजार है जिसको हम लोग हाथ से चला सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खुरपी को अगर हम बात करें जिसको हम लोग सॉवेल बोलते हैं, तो वो क्या हुआ, मैनुअल टूल्स हुआ। तो इस तो इस मैनुअल से थोड़ा सा मैं डेवलप होके कहाँ पे आया, यूजिंग मैनुअल टूल्स, मतलब थोड़ा सा टूल्स का हम लोग यूज करने लगे। टूल्स को यूज करने के बाद, एक सेकेंड, ठीक है। टूल्स को यूज करने के बाद फिर मुझे ज्ञात हुआ, फिर थोड़ा जानकारी हुआ, तो फिर थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाए उस प्रोसेस में, और फिर हम लोग एनिमल्स को यूज करने लगे फॉर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीन्स। एनिमल्स को हम लोग क्या करने लगे, यूज करने लगे। फिर थोड़ा ज्ञान हुआ तो फिर हम लोग एनिमल्स को यूज किए, साथ ही साथ एनिमल के साथ हम लोग मैकेनिकल पावर को कंबाइन करके और उसको यूज किए। फिर थोड़ा और ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ समय के साथ, तो फिर हम लोग मैकेनिकल पावर का यूज करने लगे, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, ट्रैक्टर, पावर टिलर, दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल पावर। उसके बाद और इससे ज्यादा एडवांसमेंट अगर खेती में होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक मशीन्स होगा, ऑटोमेटिक मशीन्स जो ऑटोमेटिकली सारा काम कर देगा। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मतलब ये जो दिखा रहा है, ये एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट को दिखा रहा है कि किस तरीके से खेती के विधि में मेरा डेवलपमेंट हुआ। शुरुआत में मैनुअल हुआ, लोग खुद हाथों से करते थे, फिर कुछ टूल्स को डेवलप किए जिसको वो हाथ से यूज करके यूज करते थे, फिर एनिमल्स को यूज में लाए, फिर एनिमल्स के साथ मैकेनिकल पावर को कंबाइन किए, फिर मैकेनिकल पावर जैसे कि मशीन्स का यूज करने लगे, और अब इससे ज्यादा डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज होगा, जो कि हो भी रहा है बहुत सारे कंट्रीज में। ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। चलिए, नाउ दूसरा टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं वो है मेरा स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। अगर मेरा किसी देश का फार्मिंग सिस्टम मैकेनाइज्ड वे में रन करने लगे, वो एक मैकेनाइज्ड फार्मिंग डेवलप हो जाए, तो उससे क्या क्या स्कोप सामने दिखेगा। तो सबसे पहला है इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटी। अगर कहीं का फार्मिंग मैकेनाइज हो आता है तो वहां का इरिगेशन फैसिलिटी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। मतलब नए नए वैरायटीज ऑफ सीड्स का क्या होगा, उद्गम होगा, डेवलपमेंट होगा, इंट्रोडक्शन होगा। बहुत ऐसे वैरायटीज जो अभी नहीं भी हैं वो भी बन के उभर उभर के देखने को मिलेंगे समय में, अगर वहां का, उस एरिया का, उस जगह का फार्मिंग अगर मैकेनाइज्ड वे में रन करने लगेगा तो। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। नए नए क्रॉप क्रॉप का भी इंट्रोडक्शन होगा, नए नए क्रॉप का भी आविष्कार होगा, डेवलपमेंट होगा। यहाँ आविष्कार नहीं कह सकते, यहाँ डेवलपमेंट कह सकते हैं, नए वेराइटीज को खोजा जाएगा। उसके अलावा मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के लिए एक, उसमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी मशीन्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। तो जनरली ये एक मेथड ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारा क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं। तो इसको परफॉर्म करना थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन अगर मेरा फार्मिंग सिस्टम मैकेनाइज्ड वे में रन करने लगे तो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को भी हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन क्या होगा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। अगर फार्म मेरा मैकेनाइज्ड वे में रन कर रहा है, फार्मिंग मेरा मैकेनाइज हो चुका है, तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहला बेनिफिट है टाइमलीनेस ऑफ ऑपरेशन। कोई भी काम बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, बहुत सटीक तरीके से होगा। दूसरा बात है प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम होगा, मतलब काम का जो एक्यूरेसी होगा, वर्क करने का जो तरीका होगा वो बहुत सटीक, बहुत एक्यूरेट होगा। तीसरा जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट। मतलब
अगर फार्मिंग सिस्टम मेरा मैकेनाइज्ड हो जाता है तो वर्क इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जैसा कि आप फर्स्ट इमेज से आप देख पा रहे होंगे, इसका वर्क इन्वायरमेंट देखिए, काम करने का तरीका देखिए कितना बेहतरीन है, और इसका वर्क इन्वायरमेंट देखिए तो उतना कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर मेरा फार्मिंग सिस्टम मैकेनाइज्ड हो आता है तो वर्क इन्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है इन्हांसमेंट ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी भी बढ़ जाएगा, सेफ्टी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि ह्यूमन लोग खुद काम कर रहे थे मशीन्स के साथ, तो वहां ज्यादा खतरा था कुछ ना कुछ दुर्घटना होने का। लेकिन अगर मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो जाता है तो ऑटोमेटिक मशीन्स आ जाते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि सेफ्टी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इन्हांसमेंट ऑफ सेफ्टी। और सबसे पांचवा क्या है, इंक्रीज्ड प्रोडक्ट्स प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। लैंड का प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लैंड जो जितना पहले फसल देता था उससे ज्यादा फसल देने लगेगा। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स, सम मोर बेनिफिट्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। वो क्या है, तो इंक्रीज इकोनॉमिक रिटर्न टू फार्मर। अगर मेरा फार्मिंग सिस्टम मैकेनाइज्ड होता है तो फार्मर को ज्यादा रिटर्न मिलेगा, मतलब जितना वो पैसा इन्वेस्ट करेगा खेती में, उससे ज्यादा उसको क्या होगा, रिटर्न मिलेगा। इससे क्या होगा, फार्मर्स का डिग्निटी ऑफ फार्मर क्या होगा, इंप्रूव होगा। फार्मर का मान सम्मान क्या होगा, बढ़ेगा। फार्मर का लाइफस्टाइल क्या होगा, अच्छा होगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर्स इन फार्म मैकेनाइजेशन। इसका मतलब है कि वो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो फार्मिंग को मैकेनाइज्ड होने से वो रोक रहा है या उसमें बाधा ला रहा है। तो सबसे पहला जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है स्मॉल लैंड होल्डिंग। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के जो फार्मर्स है उनके पास लैंड तो है, लेकिन वो लैंड टुकड़ों में बटे हुए हैं। कहने का मतलब है बहुत कम कम अमाउंट में लैंड है। जैसे अमेरिका के फार्मर लोग रिच इसलिए हैं क्योंकि उन लोगों के पास लार्ज लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा लैंड एक ही आदमी के पास है। लेकिन इंडिया में क्या है, सबके पास टुकड़ 5 बीघा 10 बीघा। तो दीज आर द स्मॉल लैंड्स, मतलब ये बहुत छोटे छोटे लैंड्स है। मतलब इसमें अगर हम चाहें भी तो हैवी मशीन्स का यूज करेंगे तो मेरे को क्या होगा कि घाटा हो सकता है। हम यहाँ पे एरोप्लेन से तो खेती नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर था वो है स्मॉल लैंड होल्डिंग। दूसरा है लेस इन्वेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ फार्मर। इंडिया के जो फार्मर्स होते हैं वो जनरली गरीब होते हैं, तो उनका इन्वेस्टिंग कैपेसिटी जो है, पैसे खर्च करने की क्षमता बहुत कम होता है। वो चाहकर भी मशीन्स या हैवी ट्रैक्टर या इक्विपमेंट को वो खरीद नहीं पाएंगे। तो अगर खरीद नहीं पाएंगे तो खेतों में नहीं लगा पाएंगे, और अगर खेतों में नहीं लगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज होगा। तो दीज आर सम रीजंस। उसके बाद है एग्रीकल्चर लेबर इज इजिली अवेलेबल। और एग्रीकल्चर लेवल जो होता है वो आसानी से मिल जाता है, जिस वजह से फार्मर लोग जो है मशीन्स को जल्दी नहीं प्रीफर करते हैं खरीदना। तो ये भी रीजन है कि इंडिया के फार्मिंग सिस्टम को मैकेनाइज्ड होने से रोकने का। चौथा, एडिक्वेट ड्राफ्ट एनिमल। पर्याप्त मात्रा में एनिमल्स भी मौजूद हैं, तो एनिमल्स का भी यूज होता है खेती के लिए। लैक ऑफ सुटेबल फार्म मशीन्स फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। देखिए, इंडिया में जनरली जो है, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर ऑपरेशन की, तो किसी भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन में बहुत सारा टास्क परफॉर्म होता है। जैसे सोइंग, ठीक है, उसके बाद हार्वेस्टिंग, उसके बाद थ्रेसिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन परफॉर्म होता है किसी भी एक चीज को उगाने के लिए। तो हर एक ऑपरेशंस के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ मशीन्स आर नॉट अवेलेबल। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हर एक ऑपरेशंस के लिए एक स्पेशल मशीन होना चाहिए, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। लैक ऑफ सुटेबल फार्म मशीन्स फॉर डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के लिए सुटेबल मशीन्स अवेलेबल नहीं है। पांच छठा पॉइंट जो है लैक ऑफ रिपेयर एंड सर्विस फैसिलिटी। मान लेते हैं कोई फार्मर कुछ मशीन्स खरीद भी लिए, तो लेकिन इंडिया में क्या है कि उसका रिपेयर एंड सर्विस फैसिलिटी भी उतना बेहतरीन, उतना अच्छा नहीं है। तो खरीदने के बाद भी उसको क्या होगा, अनेकों तरह का दिक्कत होगा, तो जिस वजह से वो खरीदना भी नहीं चाहता है। उसके बाद है लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर। ट्रेंड मैन पावर, स्किल मैन पावर का बहुत ज्यादा कमी है इंडिया में, जिस वजह से बहुत सारे
जो इक्विपमेंट्स है, अगर वो खरीद लिए तो उनको चलाने नहीं आता है कि चलाना कैसे है। उसके बाद है हाई कॉस्ट ऑफ मशीन्स, मशीन्स का दाम भी बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से किसान जो है मशीन्स को नहीं खरीद पाते हैं और वो अपने खेतों में उस मशीन्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से मेरा फार्मिंग सिस्टम मैकेनाइज्ड होने से कहीं न कहीं पीछे हो रह जाता है। तो दीज़ आर द लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि इंडिया का फार्म मैकेनाइजेशन कहाँ तक पहुंचा है और इसमें क्या-क्या और डेवलपमेंट चाहिए, किस तरीके से और डेवलपमेंट करेंगे कि मेरा इंडिया भी जो है फार्म मैकेनाइजेशन में टॉप पे आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।